देश के लिए मिटे जो देश के लिए लड़े जो, ऐसे सैनिकों की शमशीर को प्रणाम है। स्वागत भी करना चाहूंगी हमारी मधु भट्ट तैलंग दीदी, जो कि राजस्थान की पहली महिला ध्रुपद गायिका हैं। बहुत बहुत स्वागत दीदी, आप आए यहाँ पर। और जितने भी तमाम यहाँ पर दर्शक के रूप में आए हैं, जो कला मर्मज्ञ हैं, कला सृजनकार हैं और कला से जुड़े हुए हैं, आप सभी का अलका मैम, विनय सर, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ फिर से एक बार। शिरीष जी हैं, रोलिका जी हैं, तो आगे बढ़ती हूँ और अब मैं उनको बुलाना चाहूँगी। फतेहपुर की मिट्टी से उठकर शब्दों को अपनी ताकत बनाने वाले कवि, गीतकार, उपन्यासकार अमित तिवारी आजाद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। आए अमित जी, जिनकी कविता टीवी, रेडियो और देश भर के मंचों पर लगातार गूंजती रहती है। कैकई के राम जैसे उपन्यास और कई काव्य ग्रंथों के आप रचनाकार हैं। अनेक राष्ट्रीय सम्मानों से आप अलंकृत हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। अमित तिवारी आजाद, कैसे हैं सर आप? माइक ले सकता हूँ? जी बिल्कुल। हेलो, बहुत अच्छा हूँ और ये ईश्वर का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्रेम है कि आप जैसे कला मर्मज्ञ लोगों के मध्य बैठने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छा हूँ, बहुत बहुत आभार आपका बुलाने के लिए। हमें खुद को बहुत अच्छा लग रहा है कि हम आपके सामने ये मंच साझा कर पा रहे हैं आपके साथ में। अमित तिवारी आजाद, ये जो आपका उपनाम है, इसके पीछे जो आजाद है, ये जो उपनाम है, इसके पीछे की कहानी हम जानना चाहते हैं। हाँ। ये कहानी भी मैं आपको बताऊंगा, इससे पहले मैं कुछ आपका आभार व्यक्त करूंगा अपने शब्दों से। जी बिल्कुल। और एक छंद के द्वारा और एक मुक्तक के द्वारा। हाँ जी। कि आपने जो बुलाया चले आए हैं, गीत कविता सुनाने चले आए हैं। क्या बात। और आपके घर की खुशियां सलामत रहें, ये दुआ देने लो हम चले आए हैं। बहुत खूब, अति उत्तम, शानदार। मंच को प्रणाम, मंचधीश को प्रणाम और मंच को सजाने वाले वीर को प्रणाम है। क्या बात। और देश के लिए मिटे जो देश के लिए लड़े जो, ऐसे सैनिकों की शमशीर को प्रणाम है। बहुत खूब। राष्ट्र को नमन, राष्ट्र भक्त को प्रणाम मेरा, राष्ट्र को नमन, राष्ट्र भक्त को प्रणाम मेरा। और तीन रंग से सजे तिरंगे को प्रणाम है। और मातु को नमन है, जनक को प्रणाम मेरा, अंजना के लाल महावीर को प्रणाम है। बहुत खूब, बहुत खूब आजाद साहब। और जिस तरह से आपने अपनी शब्दों को, अपनी कविताओं को यहाँ बयां किया, वाकई में लग रहा है कि एक अलग ही मुक्त रूप से आप कवि और जो कविताएं हैं उनको हमारे सामने लेकर आ पाते हैं। और यही मुझे लगता है कवि की सबसे बड़ी बात होती है कि किसने आज़ादी से अपने मन के विचार को सामने रख पाए, यही एक कवि की आज़ादी है और यही दर्शक तक पहुँच पाता है। आप यूपी फतेहपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो किस तरह से आपकी जो मिट्टी में, आपके अंदर, आपकी जो मिट्टी ने आपके अंदर एक आपके अंदर के कवि को बाहर निकाला? कैसे प्रेरणा मिली? कहाँ से वो एक आपको इंस्पिरेशन मिली कि मुझे कुछ लिखना शुरू किया, या कहीं से प्रेरणा मिली? क्या वो एक वक्त रहा? प्रियदर्शी जी, देखिए क्या है कि एक ऐसे कुल में जन्म लेने के बाद जहाँ पर रामायण, महाभारत, भागवत की बातें होती थीं, हमारी माँ ने हमें माँ उर्मिला के बारे में बताया, लक्ष्मी हमारे देखा जाए तो माँ सीता हैं और लक्ष्मीबाई वीरांगना हैं, दुर्गाबाई, मतलब बचपन में उस चीज़ें जो हमें मिली और ननिहाल के पक्ष से जो हमें प्राप्त हुआ, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक अंतर मन में कल्पना में जाता रहा। और पता नहीं कब वो
रचना का रूप लेने लग गया, क्योंकि एक बालक छोटी छोटी रचनाओं से छोटे छोटे शब्दों को, वर्णों को जोड़ करके पंक्तियां लिखता, उसमें मेरी माँ का सबसे बड़ा योगदान रहा है। इसके बाद घर में बड़े लोग थे जो रामायण का पाठ और रामायण के बारे में, भागवत के बारे में, कृष्ण के बारे में बताते थे। वो चीज़ें बच्चों, एक बालक के हृदय में कुछ लिखने, कुछ पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने लगी। बेसिकली मेरा ननिहाल पड़ता है उत्तर प्रदेश, उन्नाव के पास में, जहाँ पर महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी, बदरका में पैतृक गांव है उनका, वहाँ ननिहाल पड़ता है। और वहीं में मेरे नाना जी जो थे, वो उस समय के क्रांतिकारी जो भगत सिंह जी थे, तो भगत सिंह जी के साथ में दीप नारायण शुक्ल जी, मेरे नाना जी के जीजा जी थे, वो उनके साथ के क्रांतिकारी थे, और मेरे नाना जी भी दोनों लोग साथ में थे। हाँ जी। उन्होंने वो मेरे को घटना बताते थे, जब मैं कभी ननिहाल से ज़्यादा जुड़ा रहता था, तो घटना बताते थे कि जिस समय भगत सिंह जी कानपुर आए, उस समय हम साथ में थे। उनकी घड़ी भगत सिंह की खराब हो गई और अंग्रेजों ने उनका पीछा किया, तो बोले कि हमारी घड़ी आप यहाँ पड़ी हुई है, उसको आप ले लेना, और मैं जा रहा हूँ लाहौर। के बाद फिर वो वापस नहीं आ पाए। तो हम बचपन से वो एक जो नागमणि की तरह होता ना, हाँ। उस इंतजार में हम घड़ी को ढूंढते रहते थे। वो घड़ी नहीं मिली, वो लापरवाही, क्योंकि आजाद प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। हाँ। आज यहाँ है, कल वहाँ है, वो उनके विचार, और उनको भारत की सड़क का कितनी दूरी पे कौन सी है, सब चीज पता था 80 साल की उम्र में। तो ये जो आजाद नाम का तखल्लुस उन्होंने ही मुझे दिया। बचपन पे वहां घूमता था, रहता था, ज्यादातर मेरा वही बचपन बीता, और अचानक उनके मुंह से एक दिन निकला, और भाई आजाद, आजादी की तरह कहाँ घूमते रहते हो। अच्छा। ये शब्द मेरे जीवन में जुड़ गया। हाँ। और पता नहीं, दोस्तों के साथ बैठे बैठे चंद्रशेखर आजाद जी के जो विचार हैं, जो उनके कर्म हैं, जिनको पढ़ा मैंने अधिकतर, अपने जीवन में वो विचारों को उतारता गया, और मेरे लिए वो एक आदर्श बन गए। फिर वो इसी तरह धीरे धीरे करके उस नाम को मैंने अपने काव्य और साहित्य जगत में जोड़ दिया। आज साहित्य में लोग उसी तरह से मुझे आजाद के नाम से ही जानते हैं। बहुत बढ़िया। और इस तरह से आपके अंदर कहीं ना कहीं देशभक्ति भी, उससे भी आप ओतप्रोत रहे। आपकी कविताओं में देशभक्ति झलकती है और भी रस झलकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आजाद साहब कवि के रूप में ये जानना चाहूँ कि कवि के क्या मायने हैं, साहित्यकार के क्या मायने हैं आपके लिए? मेरे हिसाब से साहित्यकार और कवि, जब हम कलम उठाते हैं तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर कंधों में आ जाती है। फिर हम किसी जाति, किसी धर्म के लिए रहते हैं। हम जो भी लिखते हैं समाज के लिए लिखते हैं कि हमारा समाज जो है एक कैसे श्रेष्ठ पथ की ओर अग्रसर हो, हमारा देश कैसे श्रेष्ठ पथ की ओर अग्रसर हो। हम सदैव अपने राष्ट्र के लिए काम करते हैं, राष्ट्र की संस्था के लिए काम करते हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाले लोगों के लिए काम करते हैं, ना कि किसी व्यक्ति के लिए काम करते हैं। मैं अपने लेवल पे जो बात करता हूं, मैं सिर्फ ये करता हूं कि मैं जो लिखूं उससे मेरी आने वाली पीढ़ी, मेरे युवा कितना उसको पढ़ सके, जागरूक हो सके, और किस तरह से वो अपने आप को राष्ट्र के हित में लगा सके। क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक लेखक की होती है, एक कलमकार की होती है, एक कवि की होती है, कि सिर्फ वो पैसे के लिए नहीं, अपने देश, अपने यूथ, अपने युवाओं के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए क्या लिख के जाता है, कि उसके साथ रहते रहते, उसके रहने के बाद उसे सम्मान के साथ पढ़ा जाए, सम्मान के साथ देखा जाए। बहुत ही एक जगाने वाली आपने बात बोली है कलमकार के लिए। और आजकल हम देखते हैं कि कलमकार में वो उद्देश्य जो होना चाहिए वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। साथ ही साथ कलमकार, एक बहुत बड़ी ताकत होती है कलम, वो उस ताकत से शायद आप लोग भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि कलम की जो ताकत है वो हम देख रहे हैं कि आजकल थोड़ी कम होती जा रही है, या लोग उसको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। कुछ ना कुछ तो कारण रहे होंगे यकीनन। उसका कारण ये था कि जैसे से सोशल मीडिया आया, लोगों को सहजता से लिखने और पढ़ने का मौका मिल गया। गाय का सींग बैल में, बैल का सींग भैंस में, यहाँ से उठाया वहाँ लगाया, वहाँ से उठाया वहाँ लगाया, कवि बन गए, साहित्यकार बन गए। मेहनत नहीं करनी की हिम्मत पड़ी उनको, वरना वो साहित्यकार, वो कवि जो अपने देश के प्रधानमंत्री के पैर डगमगा जाए तो उसे रोक ले। और जब प्रधानमंत्री कहता है कि आज आपने बचा लिया, ये दिनकर साहब की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि जब जब कलमकार सशक्तकार होगा तब तक अपने देश की शक्ति को, अपने देश के प्रधानमंत्री को, अपने देश की
बागडोर को पकड़ कर रखेगा। पर आज क्या हो रहा है, वास्तव में साहित्यकार अगर देखा जाए तो अब पैसा इंपॉर्टेंट है जीवन में, हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। बिना पैसे की ना आपकी पहचान ना मेरी पहचान, आखिर हम साहित्यकार हैं। लेकिन दोनों चीजें इसमें जगह है कि पैसा उतना, जब आपको कोई सम्मान से आपके व्यक्तित्व को देख करके आपको पैसे दे रहा है, वो आपकी कर्म की ताकत है। पर जब आप किसी के सामने कह दें कि मेरी ये रेट है, मेरा ये मूल्य है, तब आप बिक गए हैं, तब आप बाजारू हो गए हैं, तब फिर आपकी अहमियत नहीं बची। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब मैं एक चीज और आपसे यहाँ जानना चाहूंगी। आजकल जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि भाई हमारा जीवन जीने के लिए, जैसे तमाम लोग अपने जीवन को जीने के लिए एक अच्छी सुविधा युक्त जीवन जीना चाहते हैं, तो कलमकार के ऊपर ये आता है कि भाई हम क्यों नहीं जी सकते, क्योंकि वो भी अपना एक परिवार लेकर चल रहा है। उसमें आप क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपका प्रश्न है कि कलमकार को बिल्कुल जीना चाहिए, और ये हक बनता है, हर नागरिक का हक बनता है कि अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने बच्चे, अपने पत्नी के जीवन को अच्छा जीवन दे सके। लेकिन इसमें हमारे समाज की जिम्मेदारी है, हाँ। उन बड़े लोगों की जिम्मेदारी है जो शायद पहचान नहीं पा रहे हैं। आज कविता साहित्यकारों के बीच में कुछ ऐसे दलाल लोग बैठे हुए हैं, बट कटु शब्द है, शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए, जो एक भोले वाले कवि को, भोले भाले कलमकार को बेच करके अपना इंटरेस्ट लेकर के और निकल जाते हैं। और भाई साहब वो केवल उतना ही ले पाता है जितना उसकी जरूरत से भी पूरा नहीं होता है। आज हमारे देश का साहित्य पर सरकारें भी कमजोर हैं। कोई भी कवियों पर कभी भी आप बता दीजिए, एक बड़े बड़े राजा होते थे, उनके दरबारी कवि होते थे, उनका घर चलता था, उनका परिवार चलता था, उनके लिए अलग से घर और मकान होते थे। आज ऐसे समाज में बताइए कौन सी सरकार अपने कवियों को लेकर के साथ में चल रही है? कौन सी सरकार ये कहती है कि आइए मैं साल में हम अपने जयपुर के, अपने किसी स्टेट के कवियों को बुलाकर उन्हें सम्मानित करें? हमें भी इस वर्तमान सरकार से पहले जब सम्मान दिया गया था, उस समय सरकार नहीं बनी थी, लेकिन जब से सरकार बन गई तो कोई नहीं पूछता, क्योंकि जरूरत नहीं है। कटु सत्य है, ये मैं कह सकता हूं, क्योंकि मुझे किसी से लालच नहीं। नहीं, हमारे सामने साहित्यकार बैठे हुए हैं अभी, ललित भाई साहब, नहीं बड़े लोग बैठे, और ये सच्चाई है कि भाई साहब आज ये हिम्मत नहीं है। हाँ। जब आपकी सरकार नहीं थी तब आपने कवि सम्मान दे दिया, हाँ। बुला करके, और जब आपकी सरकार आ गई तो आप कवियों को बुलाते हैं और फ्री में चाय पिला करके भेज देते हैं। उसका घर कैसे चलेगा बताइए? बात सही कह रहे हो। क्या कभी अपने बच्चों को मार करके समाज में बैठेगा? जरूरत है, पैसे की आवश्यकता है, लेकिन आप ढूंढिए कि वो मोती, वो नवरत्न कहाँ है आपके, उनको बुलाइए। और जिनकी एक ऐसी संस्था होनी चाहिए सरकार की कि वो कभी जो कम से कम 5 साल मंचों में पढ़ चुके हों, जिनका परिवार देखा जाए कि इसी पर व्यतीत हो रहा है, उनको पैसे की आवश्यकता है, तभी वो अच्छा लिख पाएंगे। वरना भाई साहब मंचों पर चाय पी करके जाने वाले कवि समाज को, साहित्य को, कलम को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। बात बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा माहौल जो गंभीर बन पड़ा है उसको हल्का कर लेते हैं। आप अलग अलग रसों में लिखते हैं, है ना, और हर रस जो है आपकी कलम से निकलता है। तो आपके प्रिय रस कौन से हैं, जिन पे आपको सबसे ज्यादा अपनी कविताओं के विषय उन पर होते हैं? मैं ज्यादातर अपने आध्यात्म पे लिखता हूँ, और अध्यात्म के साथ साथ देशभक्ति पर लिखता हूँ। मेरे लिए राष्ट्र, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट राष्ट्र है जी, क्योंकि आपकी आवाज आगे तक पहुंचनी जरूरी है। मेरे कलम है, फिलहाल आपने अपने हाथ में कलम पकड़ रखी है। मेरे लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ इम्पोर्टेंट जो है वो राष्ट्र है जी, और राष्ट्र के साथ मेरी संस्कृति, मेरी सभ्यता, मेरा अध्यात्म है जी। उसी के दम पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि मेरी यूथ, मेरे लिए इम्पोर्टेंट मैं नहीं हूँ, मेरे साथ के लोग नहीं है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है आने वाली नई पीढ़ी। आज बांग्लादेश में जाइए, नेपाल में जाइए, आप श्रीलंका में जाइए, हर तरफ जेनजी जो है चल रहे हैं, क्योंकि उनको सुना नहीं जा रहा। दोनों में कमियां हैं, या तो वो अति उत्साहित हैं या तो उन्हें सुना नहीं जा रहा है, और इस वजह से जेनजी उबल रहा है। हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने उन युवाओं को मजबूत करें, उनको सुने, उनके साथ बैठें। तब मैं एक राष्ट्र की रचना आप तक रखने जा रहा हूं कि जब एक सिपाही सीमा पर बैठता है और अपने सीमाओं को रक्षा के लिए -50 की डिग्री में वहां पर बैठा हुआ है, तब हमारे देश का यहाँ पर नेता कहता है कि वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा है। ये रचना उस सिपाही की अंतर्मन की व्यथा है, जिसे मैं बता रहा हूं कि किस तरह से अपने देश की वो आराधना करता है। माथे धूली
लगाऊं, शीश काट निज पुष्प चढ़ाऊं, अरे हो जाऊं बलिदान, नमन है तुझको हिंदुस्तान, नमन है तुझको हिंदुस्तान। मनु गंधर्व देव ऋषि सारे, मनु गंधर्व देव ऋषि सारे तुझको शीश झुकाते हैं, मनु गंधर्व देव ऋषि सारे तुझको शीश झुकाते हैं। तेरे लिए तन मन भारत का सब अर्पित हो जाते हैं, और तेरे वंदन के खातिर हाँ हम सब हैं कुर्बान, नमन है तुझको हिंदुस्तान, नमन है तुझको हिंदुस्तान। और प्रकृति पर कैसे बात करता है कि तेरी धरा पर कृषक हमारे, तेरी धरा पर कृषक हमारे अपनी फसल उगाते हैं, तेरी नदियों का जल पीकर जीवन धन्य बनाते हैं, और तेरे सघन वन की औषधि से रक्षित है सब प्राण, नमन है तुझको हिंदुस्तान। और आखिरी 4 लाइनें कि सागर भी तेरे चरणों को, सागर भी अपनी लहरों से तेरे चरण धुलाता है, और मेघ अपने अमृत जल से तुझको नहलाता है, और तेरी रक्षा के खातिर हाँ तेरी रक्षा के खातिर माँ करती सुत कुर्बान, नमन है तुझको हिंदुस्तान। बहुत खूब। वाकई में ये तालियां जो है ये बता रही हैं कि कितना भीतर तक आपकी कविता, आपके शब्द पहुंचे हैं। आपने बात कही थी जेन ज़ी की। यहाँ पे मैं जानना चाह रही हूँ, अभी हाल ही में हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं, सुनने में आए हैं कि छोटे छोटे बच्चे एक अलग ही अवसाद से, एक अलग ही बहुत स्मार्ट भी है, बहुत अपग्रेड भी है, बैठे हैं हमारे सामने, चारू बैठी हुई है ना, अपग्रेड भी है। लेकिन हम बात करते हैं और छोटे बच्चों के, जो अभी हमें थोड़े दिन पहले अखबारों में भी हमने पढ़ा, क्या बहुत स्मार्ट है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं कुछ कमी है। तो साहित्य या कला किस तरह से वो अपने आप को आगे, मतलब इन बच्चों के साथ में काम कर सकती है, इन बच्चों को इनका जो अवसाद है या जो इनकी समस्याएं हैं, कैसे अपनी भूमिका निभा सकती है? बहुत सही आपने पूछा मैम। होता क्या है कि आज हम इसके लिए बच्चे ही जिम्मेदार नहीं हैं। बहुत गहराई से बात कर रहा हूँ जी। हम बहुत कम जीवन की ओर जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, बहुत गहराई की बात है, प्रयास कर रहे हैं, पर हमारा जीवन बहुत सीमित हो चुका है। हम बहुत जल्दी हर चीजों को हासिल करना चाहते हैं। एक वक्त था जब माता पिता पुत्र को जन्म देने के लिए लंबा समय और लंबी समय तक की प्रार्थना, पूजा, अर्चना करते थे। भगवान कृष्ण ने जब प्रद्युम्न को जन्म होने का समय है, यह था कि माता रुक्मिणी को मां बनना था, तो उन्होंने भगवान शिव की 12 वर्ष तपस्या की थी। 12 वर्ष तपस्या की थी। लेकिन आज की जो जीवन शैली है, वो जीवन शैली तुरंत दान महाकल्याण वाली है। बच्चे तो पैदा हो गए, या नई पीढ़ी बच्चों को जन्म देने के लिए समय मांगती है कि हमें समय चाहिए। जरा सोचिए, जब हमारे समय में लोग 30-35 के क्रॉस होने के बाद विवाह करेंगे, फिर उनके पास समय नहीं होगा, उन्हें प्रमोशन चाहिए, फिर उनके बच्चे होंगे, तो बच्चों की तरफ ध्यान न देकर के दाइयां बाई आकर के उन बच्चों को पालन पोषण करेंगी, तो उन बच्चों में माता पिता का स्पर्श और प्रेम कहां मिलेगा? सही। वो बच्चे फिर
कहाँ डाले जाएंगे? स्कूलों में डाले जाएंगे। 3 साल 2.5 साल का होते ही स्कूल डाल दिया गया बच्चा। अब वो बच्चा अपने माता पिता से जुड़ना चाहता है, प्रेम करना चाहता है, वो उन्हें नहीं मिलता। बेटा समय नहीं, मैं ऑफिस में हूँ, बेटा समय नहीं है, पापा टूर पे हैं। तो बेटा वो धीरे धीरे वो अवसाद उसका मोबाइल में, और जो चीजें मोबाइल में अट्रैक्ट करती हैं वैसा बच्चा बनता जाता है। आज बड़े बड़े स्कूल ऐसे हैं जो मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि उन्हें केवल पैसा चाहिए, उनको अपना स्टेटस चाहिए। उन्हें बच्चों पर जो गुरु और शिष्य का नाता होता था शायद वो बहुत दूर हो चुका है, अब केवल कमाई का जरिया है। और वो टीचर नहीं उसके जिम्मेदार हैं, उसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो उनके बड़े बड़े स्कूल के मालिक बैठे हुए हैं। क्योंकि टीचर बेचारी क्या है, 10,000 12,000 15,000 20,000 पाती, पर उसको परफॉर्मेंस करके देना है, कितने बच्चे लाने हैं और आपको उनको किस तरह से ट्रीट करना है। और ये हालात तब हो रहे हैं कि ये जो अल्फा जनरेशन है हमारी, ये अल्फा जनरेशन इसी चीज की ग्रसित हो रही है, जिन पर शायद मैं और मेरे मित्र नवीन जी ने बहुत गंभीरता से सोचा है कि हमारे भी बच्चे छोटे हैं, हम इनके लिए क्या दें। आप अपने बच्चों से बैठिए, उनसे बात करिए, उनसे खेलिए, उनके लिए समय निकालिए, तब तो आप अपने बच्चे को अपना बना पाएंगे। वरना दूसरा कोई बैठा हुआ है जो अपनी तरह बना करके और कल के आपके ही देश के विरुद्ध खड़ा कर देगा। अगर आपने अपनी संतान पर ध्यान नहीं दिया तो दूसरा कोई बैठा हुआ जो आपको आपके बच्चे के विरुद्ध बना करके देश के विरुद्ध खड़ा कर देगा। तब आप सोचेंगे कि आपका बच्चा या तो कहीं ड्रग्स से निकल गया, या आपका सुसाइड कर लिया, या किसी जेल में एक्सीडेंट कर रहा है, तो मतलब ये जेल में पड़ा हुआ है, तो मतलब आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप माता पिता कैसे हैं? कैसे माता पिता है? आपको पैसे चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, शोहरत चाहिए, स्टेटस चाहिए, लेकिन जो धन ईश्वर ने आपको दिया है उस धन को नहीं संभाल पा रहे हैं। पुत्र का धन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे अधिक महत्वशाली होता है। जिस माँ के पास, जिस जनरेशन के पास या जिस माता पिता के पास बच्चे नहीं, संतान नहीं, उनसे पूछिए क्या दर्द होता है संतान का। जिनको मिला है उनके पास समय नहीं है। तो जब समय नहीं है तो एक ही बात है कि वक्त के साथ चल, तू वक्त का परिहास न कर, वक्त की मार बुरी तू नहीं सह पाएगा। और वक्त को भूल अगर बेवक्त कहीं चल निकला तो वक्त के पन्ने पर इतिहास तो बन जाएगा। क्या बात, इतिहास तो बन जाएगा। ये बात बहुत सटीक आपने बोली है। एआई और आ गया है जी, है ना। अब एआई से अक्सर हम देखते हैं कि हाँ, कॉर्पोरेट सेक्टर वगैरह में शायद उसका बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है और उसके लिए बहुत उपयोगी भी है। कला की बात करें, साहित्य की बात करें, तो एआई क्या सहायता कर रहा है या मतलब किस तरह से एआई हेल्प कर रहा है, या एआई साहित्य के लिए और कला के लिए नए अवसर लेकर आएगा? या मेरा सवाल ये है कि नए अवसर खड़े होंगे या हमारी जो साहित्य है हमारा या कला जो है उसका पतन की तरफ जाएगा? क्या एआई से हमें फायदा होगा? कहते हैं कि समय के साथ इंसान को चलना ही पड़ेगा। अगर एआई आ रहा, पूरे वर्ल्ड में छा रहा है, तो हमें चलना ही पड़ेगा। एक समय था कि लोग लाठी डंडे से युद्ध करते थे। पहले मलयुद्ध होता था, फिर लाठी डंडे से युद्ध करने लगे। हमारे देश में जब युद्ध हुए तो महाराणा सांगा जो संग्राम सिंह जी थे, जब अकबर से युद्ध हुआ तो शायद इसीलिए वो कहीं न कहीं उनकी सेना पराजित हुई, क्योंकि उनके पास तोपें नहीं थी। वो तलवार से युद्ध करते थे, भालों से युद्ध करते थे। और पहली बार भारत में अकबर ने तोपों का इस्तेमाल किया था। हाँ। तो यही चीज है कि अगर हम एआई से डरेंगे, भागेंगे, तो हम पीछे रह जाएंगे विश्व में। लेकिन कॉर्पोरेट जगत के लिए एआई बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, टैंक के लिए, तोपों के लिए एआई बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो लेखन का कार्य क्षेत्र होता है, साहित्य का या गीतों का, कविताओं का, वहाँ पर एआई से आपको नुकसान के अलावा फायदा केवल उन लोगों को होगा जो फिल्मकार बैठे हुए हैं। वास्तविक साहित्यकार के पास तो एआई से कोई मतलब नहीं, तो उसका खुद का अपना छिन जाएगा। उसने लिखा और लिख करके फेसबुक में एक कविता डाली, दूसरी तरफ किसी ने देखा, कॉपी किया, अपना नाम डाला, नाम डाल के चैट जीपीटी पे डाल करके ये जी अमित आजाद की कविता है, और घूमते रहिए आप अपनी कविता लेकर। ये मेरा अगला सवाल यही है। मैं यहाँ पर आप सभी को बता दूं कि जो मेरे सामने एक शख्सियत बैठे हैं, अमित तिवारी आजाद साहब, इन्होंने कई उपन्यास लिखे हैं, इनकी कई कृतियां हैं। इनका एक उपन्यास है कैकई के राम। कैकई के राम जो आपने लिखा, सेम शीर्षक से, समान शीर्षक से ये एक और उपन्यास आया है, इसी शीर्षक से किसी और लेखक ने भी लिखा है। ये त्रासदी है जी। इस प्रश्न का, या इस जो सेम शीर्षक से दो किताबें आ गई हैं, दो अलग अलग लेखकों में, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैम बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और मैं आभारी हूँ कि आपने इस मंच पर ऐसा सवाल किया है। जी। आईएसबीएन मेरे समझ से जहाँ तक एक ही
टाइटल के लिए एक नंबर देता है। कोरोना काल का समय था और उस समय जब मैं ये पढ़ता था ना कि लोगों ने सुसाइड कर लिया, लोग मारे गए, सुशांत सिंह का भी केस काफ़ी आया, तो घरों में 1-1.5 महीना बैठ करके लोग काफ़ी दुखी रहते थे। पता चला कोई महिलाओं से, अपनी पत्नी से लड़ाई चल रही है, कोई किसी चीज़ से लड़ाई चल रही है। उस समय मैं थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव रखा, मैंने कहा कुछ अलग होना चाहिए जी। मेरी एक आदत है कि जब मैं सोता हूँ तो सोने से आधे घंटे पहले मेरे दिमाग में सारे चित्र चलते रहते हैं। मैंने आज क्या किया, मुझे क्या करना चाहिए, आज आगे क्या करना है, और वो चित्र के बाद ही मुझे नींद आती है। तो मुझे अचानक एक शक्ति का पता नहीं क्या है, मुझे अचानक एक शक्ति, सुबह जब मैं जगा यार मुझे एक नाम आया कैकेयी। मैं रामायण पढ़ रहा था उस समय। उस समय मैंने कई सारे ग्रंथ पढ़े, जैसे कि शिव महापुराण पढ़ा, रामायण पढ़ा। तो कैकेयी के पात्र को लेकर के मुझे अंदर से ही ये प्रश्न जो उठता था, क्योंकि लेखक होने के नाते मैं एक विद्रोही भी व्यक्ति हूँ कि कैकेयी जैसे शब्द को क्यों उठाया गया, नाम को क्यों उठाया गया। लेकिन मैंने कहा नहीं, इस पे लिखना चाहिए। मैं चाहता तो ये कैकेयी पे इतना उपन्यास क्यों लिखूं, क्या जरूरत है मुझे और बहुत सारे उसमें पात्र हैं उनके बारे में लिखूं। लेकिन माँ कैकेयी पर जब मैंने लिखा तो वो धारा प्रवाह चलता गया, और 2021 में मेरी बुक जो है, राज्यपाल महोदय थे उस समय कलराज मिश्र जी, उन्होंने विमोचन किया, बुलाया और उन्होंने मेरे कैकेयी के राम के नाम को विमोचन किया। और ये क्वेश्चन मेरे से किया कि आपको कैकेयी के राम लिखने की क्या जरूरत पड़ेगी, जबकि स्वयं विद्वान है। हाँ। तो अनायास ही मुझे ये शब्द निकले कि सर, जिस युग में हमारे देश के भावी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बेटी पढ़ाओ पर बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, आप स्वयं बेटियों पे बात करते हैं, उस युग में अगर मुझे प्रेरणा मिली है तो मैं अपने उस महानायक की, उस माँ को इतिहास के पन्ने पर कैसे दबा रहना दे सकता हूँ, जिसने अपने बलिदान की वजह से, जिसने अपनी जिम्मेदारियों की वजह से पूरे जीवन कलंक सहा, लेकिन राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। अगर राम दीवारों के बीच में रहते, राज दरबारों के बीच में रहते, तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन पाते। राम जंगल जंगल भटके हैं, राम ने सबरी के बेर खाए हैं, राम ने निषाद राज को गले से लगाया है, राम ने संतों का हृदय में उनको आशीर्वाद लिया है, राम ने तब जाकर अन्याय के खिलाफ कि क्या होता है एक नारी का सम्मान, उसके लिए 100 योजन पुल बांध करके रावण को मारा। रावण को मारना आसान था राम के लिए, लेकिन वो दिखाया है, वो बताया है कि एक नारी का सम्मान क्या होता है। तब जाकर कैकेयी के राम लिखी गई, वो दिल से लिखा था मैं। पर अभी 2025 में मैंने देखा है कि टाइटल कैकेयी के राम से दूसरी उपन्यास भी आ गई है। तो ये ठीक है, ये तो वो जाने जिन्होंने टाइटल दिया है या वो जाने जिन्होंने लिखा है। मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है, समय न्याय करेगा, इसके लिए मैं क्या किसी से बोलूं। आपको अटल कवि सम्मान, प्रभाश्री सम्मान, साहित्य कुलभूषण सम्मान, उत्कृष्ट राष्ट्रभक्ति गीत सम्मान 2024, ऐसे कई अलंकरण जो है वो आपकी झोली में है। और आप उत्तर प्रदेश से, आपकी वो जन्मस्थली रही है, मुंबई और राजस्थान जयपुर आपकी कार्यस्थली रही है, कार्यक्षेत्र रहा है। तीनों में क्या अंतर पाते हैं आप? मैं त्रिदेवों की शक्ति और त्रिदेवियों की शक्ति के मध्य जीवन जी रहा हूँ। उत्तर प्रदेश मेरी मातृभूमि है, माँ का प्रेम बहुत ही, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। महाराष्ट्र में मैंने अपने सम्मान को पाया, अपनी कला को जिया, महाराष्ट्र की धरती को भी प्रणाम है। और राजस्थान मेरी मौसी के समान है, क्योंकि यहाँ पर वो प्यार मिला मुझे, यहाँ पर मेरे जीविका, बच्चों की जीविका जो है पूर्ण हो रही है, और साहित्य और कलम में यहाँ यहीं से जो मुझे नाम मिला है, इसलिए मैं इस धरती को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और यही कहता हूँ कि मेरे एक इसमें लिखा था, मैंने राजस्थान पर काफी बड़ी रचना भी लिखी थी कि राजस्थान की शत शत तुझे प्रणाम, धरती राजस्थान की शत शत तुझे प्रणाम, और भाई बहन माता सभी को जय 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 श्री राम। जय 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 श्री राम। बहुत बढ़िया, क्या बात है। मतलब आपकी जब पंक्तियां निकलती हैं और आपके कंठ से जब वो सुर के रूप में, स्वर के रूप में निकलती है, तो वाकई में जो माहौल है वो बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। आपके जीवन में बहुत लोग हैं जिन्होंने आपको सहयोग किया। आपका मुंबई में भी काफ़ी संघर्ष भरे दिन बीते, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। मुंबई का सफ़र कैसा रहा आपका?
मैम मुंबई का सफर इतना आप सीधा यूपी से मुंबई बिल्कुल, गए थे, और वो भी बिल्कुल, शायद यहाँ पे मैं बता दूं उस उम्र में जब एक एक वो वाली उम्र होती है कि सपने बहुत सारे होते हैं कि मुझे कुछ कर गुजरना है। उस उम्र में आजाद साहब माया नगरी, मुंबई की नगरी, सपनों की नगरी में इन्होंने अपना कदम रखा। उस सफर के बारे में जानना चाहेंगे। मैम इतना मैं कह सकता हूँ कि मैं ईश्वर का सबसे अपने आप को सौभाग्यशाली व्यक्ति मानता हूँ, जहाँ पर मुझे माता पिता परिवार और भाइयों का प्रेम मिला जी। और एक मेरे भाई का ही प्रेम था जो मुझे खींच लाया। हाँ जी। वो घर से निकला, मैं भी बाहर निकल आया। हाँ जी। ग्रेजुएशन पूरा किया। हाँ। मैं गाजियाबाद में, वो जयपुर में। हमने कहा हम साथ रहने के लिए आए थे, हम अलग अलग हो गए। फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा अब जब तुम अलग ही हो गए तो मैं मुंबई जाना चाहता हूँ। मुंबई चला गया। मुंबई में मेरे ही कजिन सिस्टर थी, जिस पते पे जाना था उसकी जगह नहीं दूसरी कजिन सिस्टर के यहाँ पहुंच गया। लेकिन क्या था कि घर का जीपीएस कहीं लॉस था, जीपीएस नहीं हुआ करता। सौभाग्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैम मुंबई के बारे में सुन रखा था कि वहाँ 2-4 दिन भी अगर कोई गेस्ट रख जाते हैं तो वो लोग परेशान हो जाते हैं। मैंने बड़ी तेजी से अपने आप को कन्वर्ट किया, सिस्टर के यहाँ रहा। मैंने कहा यहाँ रहना ज़्यादा समय नहीं रह सकता हूँ। तुरंत मैंने अलग दोस्तों के साथ रहना शुरू कर दिया। इसके बाद मुझे मौका मिला, मैंने संघर्ष काफ़ी किया और ये था कि फिल्म इंडस्ट्री में मतलब कुछ करना है। तो वहाँ पर मैंने फर्स्ट काम जब मुझे मिला उस टाइम पर मैं तमन्ना हाउस सीरियल था, मुझे मेरे फ्रेंड मेरे मित्रों के द्वारा ही 2002 के आसपास की बात है। तमन्ना हाउस सीरियल जो उसका डायरेक्शन मोहन आजाद जी ने किया था। विनय पाठक जी मेरे अधिकारी थे, बब्बन हवलदार का कैरेक्टर था 52 एपिसोड का। और इसके बाद कुछ ना कुछ करते रहे, सीरियल करते रहे, लेकिन मन हमेशा लेखन की तरफ लगा। फिल्म राइटर एसोसिएशन के सदस्य भी बने, फिर लाइफ टाइम मेंबर बन गए उसके। और वहीं से मैंने वहाँ पर 2 एल्बम निकाले। एक वीडियो एल्बम था मेरा जो साईं बाबा पे मैंने 6 गाने लिखे, डायरेक्शन किया, म्यूजिक दिया और मतलब ये सब उनका आशीर्वाद था। और उसको वीडियो बना करके वहाँ लॉन्च किया मैंने। 2005 में कुछ धन आया, कुछ पैसा आया, तो मैंने एक छोटा सा होटल डाल दिया। 2005 की ही बाढ़ ने उसे समाप्त कर दिया कि तुम किसी दूसरे के लिए बने हो, तुम कर क्या रहे हो। वहाँ से फिर हम ज़मीन पे आ गए, कुछ दिन एयरपोर्ट पे जॉब किया। इसके बाद 2007 में हमारी शादी हो गई और शादी होने के बाद भाई ने बोला आप जयपुर आ जाइए, हम दोनों साथ रहेंगे। समय बदला, हम फिर साथ आ गए। 2007 के बाद आपको जमीन आसमान सब दिखाई देने लगे? सब कुछ दिखाई दे शादी के बाद। लेकिन अच्छा अवसर भी था। उसके बाद तो फिर जब ये लगा कि हाँ अब वैवाहिक जीवन आ गया है, तो ईश्वर का ही आशीर्वाद था कि इतनी ज्यादा जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ले लिया। कि कभी परिवार, ये लगा नहीं कि हम इस आजाद ख्याल के थे कि फिल्म इंडस्ट्री में या यहाँ या वहाँ, जिस तरह से मेरे परिवार का पालन हो, मेरे बच्चों का पालन हो, मेरे घर की जिम्मेदारी हो, उसको पूर्ण करने के लिए लगे रहे। जी, तो इस जिम्मेदारी के साथ आपका साथ निभाया आपके दोस्त नवीन ने। वो हमारे सामने बैठे हुए हैं, हम उनको बुलाना चाहेंगे। नवीन जी आए, यहाँ पर आए। अमन एक चेयर लगा दीजिए। नवीन जी जो है, मैं आपको सभी को बता दूं, ये आजाद साहब के बहुत ही अच्छे मित्र हैं, इनके सहयोगी हैं। अमन माइक दे दीजिए, माइक दे दीजिए। इनके सहयोगी हैं, साथ में अभी समाज सेवा के रूप में काम करते हैं। इनका जो कृतित्व है, इनकी जो रचनाएं हैं, उसमें भी भागीदारिता निभाते हैं। आप IITian हैं, तो स्वागत है आपका बतिन की गली में। नवीन जी, जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि एक वक्त आता है जब हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं या कुछ और हमें ऐसा लगता है। तो आज़ाद साहब के जीवन में ऐसा कभी वक्त आया तो आप मतलब किस तरह से आप सहयोगी के रूप में या एक अच्छे कंधे के रूप में उनसे जुड़े या उनको आपने सपोर्ट किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। ये संस्कार भी इन्हीं से सीखा है। सभी का अभिवादन भी करता हूँ और आपके जोश को देखकर मैं आज कह सकता हूँ कि यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देव। और सामने माता समान नारियां हैं, सब लोग हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जरूर हमारे क्षेत्रीय उपनिषद में भी लिखा हुआ है कि या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। तो मैं आपको आदरपूर्वक प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और आपको देखकर भी, ये इस जोश को देखकर मैं ये फक्र से कहता हूँ कि आज की जो नारी वो अपनी घूंघट की ओर से बाहर निकलकर अपने अस्तित्व की मशाल को खुद जला। शुक्र है आपने ये नहीं कहा नारी सब पे भारी। मैं सशक्तिकरण वाली बात नहीं करता, क्योंकि सशक्त है वो खुद। हाँ जी। अब चूंकि ये कार्यक्रम है और मैं आप दोनों की तरफ जब देख रहा था कार्यक्रम में, तो मुझे बस ये दीपक की तरह जो रोशनी आ रही है, वो दीपक ही है। ये हमारे दीपक जी बैठे क्या यहाँ पे?
ये एक्चुअली टी ट्रेडिशन के जो ओनर है वो अरे क्या? दीपक जी, उनका नाम दीपक है। तो मुझे जो ख्याल आया हाँ कि जो पतियन की गली है, ठीक है, बातों की गली है, हाँ जी, मुझे पर आज ये लगा आकर कि ये ज्ञान की गली है, संस्कार की गली है क्या बात है। हाँ और आशा की गली। हम्म, साथ में मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने मुझे पूछा अमित जी के लिए कि जिस तरह से एक छोटा दीपक होता है, उसकी जो लो है वो अंधकार, जो गहरा अंधकार होता जी है, जी, उसको चुनौती दी। हम्म, उसी तरह से जीवन में मिला जो ज्ञान है और संस्कार है, वो जीवन के अंधकार को भी चुनौती देता है। वाह, अमित जी को मैंने कभी उदास नहीं देखा, ये सत्य है। मैंने हमेशा जो सेल्फ, क्योंकि इन्होंने जो भी अपना चरित्र बताया, जी उस हिसाब से तो आपको भी नहीं लगता होगा कि ये उदास सेल्फ मोटिवेटेड है। नहीं, ये सब जगह ऊर्जा भरते ही ऐसे। तो इनको है, फिर भी मैं कभी कभी इनकी बातों में जो इनके एज ए राइटर मैं कहूँ जी तो इनकी पंक्तियों में, कभी कभी उनके रूपकों में, हाँ कभी जी। कभी भावों में, जी। कभी कभी इनके छंदों में जी। मैं जरूर थोड़ा बहुत महसूस करता हूँ, इनसे बातचीत भी करता जी, हूँ। जी। गुलाब जी की चाय हमारा अड्डा है, तो वहाँ बैठ के हम खूब बात करते हैं जब इस तरह की बातें होती है। और मैं आधे टाइम पुणे रहता हूँ, तो मैं जब भी आता हूँ तो हम बैठते हैं। और लेकिन मैं ये फख्र से कहता हूँ कि इनसे हमेशा मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैंने इनको उदास नहीं देखा कभी। ये बहुत एनर्जाइज रहते हैं इस उम्र में भी, और मेरे को प्रेरित करते हैं कि शायद कि मुझे भी बहुत एक्टिव रहना चाहिए। इनका कोई वीक पॉइंट ऐसा जो आपको पता हो और आप सोचते हैं कि बता दूंगा सबके सामने वो ऐसा? मेरे लिए रहने दो ना। इसीलिए तो हम चाह रहे हैं कि कुछ तो सामने आए, कुछ तो ऐसा राज खुले। नहीं, राज अच्छा, हाँ राज जी। की बात नहीं है, जी पर मैंने आपको ये बताया जी। कि इनका वीक पॉइंट ये है, जो अगर आप वीक पॉइंट पूछ रहे हैं, मैं एक्चुअली जानना चाह रही हूँ इनका कोई इश्क रहा हो क्योंकि- कभी जो आपको पता हो, या कोई और ऐसा किस्सा? नहीं, इनका जब इश्क निकला भी होगा मैं तो उसके बाद आया हूँ, इसलिए मैं इस पे नहीं जाना चाहता। जी बड़े गंभीर व्यक्ति हैं, और इनके जो वीक पॉइंट है, जो मुझे महसूस होता है, वो ये है कि ये पहले खुद दूसरों के लिए सोचते, चाहे इनके भाई हो, चाहे अपने इनके घर वाले हो, चाहे पिताजी हो, चाहे मैं हूँ। इनफैक्ट हम दोनों मिलकर भी प्रोग्राम करते हैं, तो ये बोलते रहेंगे नवीन जी। मैंने कहा आपका नाम क्या है? तो ये वीक, मैं अब इससे आप हो सकता है कि भाई आज की दुनिया में सब अपना नाम करना चाहते हैं, पर जी। इनके अंदर वो कमी है। पर ये इनकी कमी मेरे लिए तो ताकत है, मैं आपको वही कह रहा हूँ, जी, ये कमी जी, मेरे लिए जी, ताकत है, जी। किसी दूसरे के लिए कमजोरी हो सकती है, हम्म। पर ये इनका बड़प्पन है, और मैं इनको कभी उदास नहीं दे सकता। कभी कोई ऐसा इनका इमोशनल पल आया? हालांकि आपने भी कहा ये हमेशा से एक सशक्त रूप में रहे हैं, हमेशा से ऊर्जा भरते रहे हैं। हाँ, इन्होंने मुझे बताया था जरूर, जी, और इजाजत है आपकी? अरे बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ, आपकी ये है ना। इनकी बेटी हुई थी जब, वो मेरे ख्याल से इनके जीवन का जो जिस सबसे हमने पहले भी बातें हुई है, जी इनका सबसे बड़ा इमोशनल पल था, क्योंकि मुझे लगता है कि इनका जीवन अपूर्ण था उससे पहले, हम्म, और बेटी ने इनके जीवन को पूर्ण कर दिया। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब, बहुत ही बढ़िया। और मैं जरूर उस पे इसका देखना, चेक करना कब? 2 लाइन जरूर कहना जी, चाहूंगा। जी 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 जी। माइक, वैसे राइटर को जरूरत नहीं है माइक, हाँ जी। 2 लाइन दे रहा हूँ आपको कि मैं गुड़िया के लिए कहूंगा आज हाँ जी। आपके सम्मुख, मैंने कभी आपको भी नहीं सुना है हाँ, कि बेटियां मेरी भी है तो मुझे भी दिल को बड़ी प्रिय है, हम्म, कि तू है नन्ही नन्ही सी मेरी गुड़िया, जी, प्यार है मेरा, तू है मेरी दुनिया, क्या बात। तेरी आवाज सभी दीवारों को चीरती है, तेरे मेरे बीच की दूरी को मिटाकर मेरे हृदय सितार पर गिरती है, और उत्तमन आनंदमयी तरंगे मुझे आनंद विभोर कर देती है। भाग्य ने मुझे तेरा स्पर्श दे दिया, इस डूबती जिंदगी को एक सहारा दे दिया, तू है नन्ही नन्ही सी मेरी गुड़िया, प्यार है मेरा, तू है मेरी क्या दुनिया। बहुत खूब, बहुत ही बहुत- बढ़िया, बहुत- बहुत ही बढ़िया। बहुत- हाँ, दोनों साथ ही में। आपके जीवन में नवीन जी कितनी अहमियत रखते हैं आजाद साहब? हर हाँ, ये लाइन नहीं वो भी अब बोलिए, आवाज। हाँ जी, देखिए, हर किसी के जीवन में कांटे जरूर आते हैं। हाँ जी, हम सोचे कि राह में गुलाब ही आते रहे तो वो तो मुश्किल है, हम्म, और मैंने अभी तक जितना जीवन जिया है उसमें ये कांटे काफी महसूस करें, क्योंकि गुलाब तो बहुत कम होते हैं। मुझे लगता है कि
जैसे मैंने कहा कि आपको ये मेरे जीवन की दीपक की लो भी है, क्योंकि मैं बहुत कार्यक्रम में लगा रहा साहित्य के भी, अपने जॉब के साथ MNC में जॉब करता हूँ तो समय कम मिल पाता है, पर उसके साथ साथ मुझे लगता था कि समाज की किस दिशा में हम काम करें। तो मैं हमेशा सोचता था, मैं रात रात भर पुलिस वालों को चाय पिलाने का भी काम किया है मैंने इवन उस टाइम के जो 4 साल पहले कोरोना के टाइम वो बंद हो गया था काम, उस समय जो DGP साहब थे और ये सब थे, इनसे मिलना करना जाना, और रात को मैं 1 बजे निकलता था, 5 बजे तक चाय पिलाता था सब पुलिस वालों को अलग अलग उस पर। मेरे को लगता है ठंड में खड़े रहते हैं। तो ये मैंने ये काफ़ी कार्य किए जीवन में, इस तरह से गुजरता रहा। और बहुत लोग साथ दिए, फिर बहुत लोग हट जाते हैं, या इस तरह से सामाजिक जो रुचि रहती है ना, मेरे को लगता है ये अभिरुचि अंदर से इंसान की होती है, कहीं जबरदस्ती तो लाई नहीं जाती। पर इनके आने से बहुत बार मैंने जीवन में जो मैं कह रहा हूँ कांटे मिले और गुजरता गया, पर इनके आने के बाद जो मुझे हिम्मत मिली, जो साथ मिला, जो मुझे लगता है कि शायद पहले नहीं था, वो मुझे लगता है कि वो मेरे जीवन में पूर्ण हुआ है। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये मेरे दोस्त से ज्यादा मेरे बड़े भाई हैं। आज क्या मेरा भी बड़ा भाई है। आज अगर आपको इनको कुछ कहने का मन हो, अपनी दिल की बात बताने का मन हो, क्या कहेंगे इस मंच पर? देखिए, एक तो ये है कि हिंदी को बहुत आगे तक पहुंचाना है, क्योंकि देवनागरी लिपि कैसी लिपि है। नहीं, ये तो वो वाला मैसेज हो गया जो आप अपने इनके लिए, इनको कुछ कहना है, इनका स्थान आपके हृदय में क्या है और वो दिल से कहना हो, आप क्या कहेंगे? स्थान की बात करिए तो मैं पंक्तियों के रूप में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि इनसे मैंने जो 2 बातें सीखी है, मैं वो आपको 4-5 पंक्तियों में बताने का प्रयास करूंगा। कि जब समय तुम्हारा दुर्बल हो, कि जब समय तुम्हारा दुर्बल हो, दिल में धीरज रख लेना, ज्ञान बांटने आएंगे सब, स्वाद सभी का चख लेना। कि लाख कमी हो तेरे अंदर कायरता मत दिखलाना, कि लाख कमी हो तेरे अंदर कायरता मत दिखलाना, हार मात्र है पक्का कंटक मंजिल को मिल बतलाना। वाह, बहुत ही। और जो दूसरी मैंने चीज सीखी हृदय से, मैं हृदय से कह रहा हूँ, मैं इन्हीं के लिए कहता हूँ हमेशा, कि मान सभी का जो करता है यश उसका ही बढ़ता है। वाह, ये आप लोग यंग बच्चे बैठे हैं, मैंने जीवन में जितना ठुकरे खाई थे, मैं साफ साफ कहता हूँ कि मान सभी का जो करता है यश उसका ही बढ़ता है, चाह घटाता अपनी सारी दूजों का मन मरता है। मनुज मिले जब तुमको ऐसा धूल चरण की छू लेना, कि पूर्ण हुई है मनोकामना कदम उसी के। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अपने दिल की बात कही। थैंक यू सो मच नवीन जी, आप यहाँ आए और हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, और कई बातें आपने आजाद साहब के बारे में हमसे कही। आजाद साहब, आपको जीवन में कोई मलाल ऐसा जो आप चाहते हैं कि उसको पूरा किया जाए अभी तक के जीवन का? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जीवन से तो कोई मलाल नहीं है। मैं कहता हूँ कि अपने आप में मैं बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ, और मेरे ईश्वर का मुझ पर इतना आशीर्वाद रहता है कि वो मुझसे कुछ न कुछ कराता रहता है जी। मेरा जो है वो सिर्फ, मैं बोलता हूँ ये नहीं है कि जो कुछ है वो सब ईश्वर है, मेरे लिए कुछ नहीं। शायद जो अच्छा करा सके या कुछ भी करा सके, मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस संसार से जाऊँ तो कुछ ऐसी चीज़ें लिख करके जाऊँ जिन्हें लोग पढ़ सकें और उनके जीवन में कुछ नयापन आ सके। जी, बहुत खूब। लिखने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं चाय की थड़ी में बैठ करके चाय पिया, लड़कियां निकल रही हैं, वो ऐसी है, उसको ऐसी है, वो ऐसी है, ये सब एक अलग चीज़ है। लेकिन आपने समाज में, देश के लिए और नई पीढ़ी के लिए क्या दिया, मैं फिर यही कहूँगा ऐसा करना चाहिए। और जो आपने मुझसे पूछा कि सॉरी, मैं दोबारा उसको क्वेश्चन आपका जीवन में कोई ऐसा मलाल जो आप चाहते हैं कि अब पूरा हो जाए? बिल्कुल। मलाल सिर्फ ये है कि मैं ये चाहता हूं कि देश की सरकारें कलमकार और साहित्यकारों का सम्मान करना पुनः शुरू करें, क्योंकि आप कितने भी बड़े नेता बन जाएं, आप कितने भी बड़े अभिनेता बन जाएं, आपने अगर कलम का, मास्तारदे के शिष्यों का, उनके पुत्रों का सम्मान नहीं किया तो आप कितने भी बड़े व्यक्ति बन जाएं, लेकिन आप सफल नहीं हो सकते, गिर करके फिर जमीन पर आएंगे। एक कलमकार, एक साहित्यकार, एक कवि ही ऐसा है जिसे मुझे लगता है कि सरकारों को अपने मुहक्मे में एक ऐसा स्थान रखना चाहिए जहां पर उनके
अच्छे साहित्यकार, अच्छे कलमकार पहुंचे, तब जाके उन्हें सभ्यता, राष्ट्र, राष्ट्रभक्ति उनके अंदर प्रवाहित हो। बिल्कुल। हमारे देश के राष्ट्र प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो भी कवि थे, उन्होंने भी कवियों का सम्मान किया। लेकिन अब धीरे 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 कवियों का स्तर खत्म हो रहा है। केवल वही कवि आग सामने दिख रहे हैं जिनके अपने ग्रुप हैं, जिनके अपने 8-10 लोग हैं। वो जाते हैं प्रधानमंत्री के बीच में, मुख्यमंत्री के बीच में, उनके लिए करोड़ों रुपए के शो होते हैं। लेकिन वास्तव में जो बेचारा एक कवि है जो वास्तव कविताओं को लिखता है, जो आप जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, उनको सम्मान नहीं मिल रहा। ये इम्पोर्टेंट है। मैं चाहता हूं मुझे ना मिले लेकिन आपको मिले, आप उस लायक है तो आपको मिले, लेकिन मिलना चाहिए। ये सबसे बड़ी। मैं यहाँ हमारे जो सामने बैठे हैं सृजनकार वगैरह, आज़ाद साहब जो नए युवा कवि हैं, उनके लिए भी कुछ अब नई योजनाएं ला रहे हैं, उनके लिए भी कुछ इस दिशा में कार्य करें, उसके बारे में आप बता दें। फिर हम जो हमारा सेशन है वो ऑडियंस के लिए, हमारे सृजनकारों और जो दर्शक बैठे हैं उनके लिए उसको ओपन करेंगे। जी देखिए, कहते हैं जीवन में आप बहुत अधिक मित्र मत बनाइए जी, लेकिन एक मित्र ऐसा होना चाहिए जो कृष्ण सुदामा जैसा हो, कर्ण और दुर्योधन जैसा हो, या अर्जुन और कृष्ण जैसा हो। मित्र चाहे एक हो लेकिन सिंह के समान हो। 10 भेड़ियों को लेकर के चलने से अच्छा है कि एक सिंह आपके साथ चले। नवीन जी मेरे लिए, क्योंकि जैसे जैसे मैं नवीन से बड़ा भी हूँ और कहीं पर नवीन जी मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, ये IITian है, तो इनकी सोच मुझसे बहुत ऊपर है। ये मेरे लिए शक्ति है कि नवीन जी जैसे मित्र मुझे मिले, और ये ईश्वर से सौभाग्य कि मुझे 10 नहीं, मेरा एक ही मित्र संपर्क भाई। हम दोनों मिल करके, ये हमारी पॉजिटिव या ईश्वर की कृपा या आप सब लोगों का आशीर्वाद था कि हमने वो दौर भी देखा जब हमें चाय पर बुलाकर कविता पढ़वा कर भेज दिया जाता था जी। हमें इस्तेमाल किया जाता था, हमारे हिस्से का लिफाफा रख लिया जाता था और हमें नाश्ता करवा के भेज दिया जाता था। वो दौर भी देखा है। पर हम चाहते हैं कि हमारे देश की नई पीढ़ी, हमारी जेनजी जनरेशन, हमारी अल्फा जनरेशन ऐसा दुख न झेले। हमने आज इस साल कम से कम 8 प्रोग्राम करवाए। अब पूछो हमको प्रोग्राम करवाने की क्या आवश्यकता है? हम तो कवि हैं, हमें कोई बुलाए, कविता पढ़ा तो सुने और हमें भी लिफाफा दे, हम अपने घर में हमारे काम आए। पर हमें प्रोग्राम करने की क्या जरूरत है? हमने एक बीड़ा उठाया, यार कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें 40% युवाओं को बुलाओ, 60% पुराने अनुभवी कवि हो तो उनको मंच मिले और इसके बाद उनका भी उत्थान हो, उनको प्रोत्साहन मिले। इस तरह से हमने इस साल कम से कम 6 प्रोग्राम करवाए और 6 प्रोग्राम अच्छे प्रोग्राम करवाए। 400-400, 500-500 लोग बैठते थे। एक प्रोग्राम का 1-1 लाख बजट होता था। हम दोनों भागते हैं, लोगों के पास जाते हैं, क्योंकि हम खुला बोलते हैं, हम अपनी जेब से प्रोग्राम नहीं करवा सकते। लोगों से मांगते हैं, सर कोई देता है, कोई नहीं देता है, बजट लाते हैं। हम अपने लिए कुछ नहीं लेते, हमारे लिए सिर्फ ये कि हमने प्रोग्राम सफल किया और 6 प्रोग्राम सफल हुए। हमने राष्ट्र रक्षक सम्मान किया, सैनिकों को बुला करके 250 सैनिकों को सम्मानित किया। इसके बाद में उस कवि सम्मेलन करवाए, 40% यूथ हमारे कवि सम्मेलन में आए। इसके बाद हमने यातायात रक्षकों को सम्मान किया। वहां के DSP साहब बोलते हैं कि इनको खूब वेतन मिलता है, क्या जरूरत है? मैंने कहा सर, एक महिला जब बारिश में और धूप में खड़ी होती है ना, हमारे घर की, आपके घर की महिलाएं जाती हैं, उनके स्किन में जो अगर कुछ दिक्कत आ जाए तो सीधे धूप में निकलती नहीं है, वो बेचारी ड्यूटी दे रही है। ड्यूटी ही सब कुछ नहीं होता, फिर भी हम एक्सीलेटर बढ़ाते हैं और निकल जाते हैं। ये उनके लिए सम्मान है कि वो किस तरह जिम्मेदारी से काम करते हैं। एक छोटी सी ट्रैफिक, एक छोटा सा ट्रैफिक न होने की वजह से पुलिस वाले से आज 23-24 लोग मर गए दारू पी करके, आपने देखा होगा। एक ट्रैफिक पुलिस की कितनी जिम्मेदारी होती है। यातायात रक्षक सम्मान किया हमने, वृद्ध रक्षक सम्मान किया, बुजुर्गों को बुला करके हमने सम्मान किया। और हर सम्मान में, हर प्रोग्राम में मेरे पास में 40% यानी कि कम से कम 4 से 5 यूथ को बुलाता हूँ जो नहीं जानते हैं। और जो चीज हमने झेला कि यार चाय पियो और जाओ, हो गया, आपको बुलाया गया है, हमने हर कवि सम्मेलन में अपने उन बच्चों को बुला करके, चाहे हमने 1100 का लिफाफा दिया पर तुम आए तो तुम्हारा सम्मान किया। हमने उनको सम्मान के साथ ट्रॉफी, शॉल और नाश्ता पानी और लिफाफा दे करके तब भेजा कि जाओ बेटा। कभी ये मलाल ना हो कि तुम्हारी कला को, तुम्हारी कलम को शोषण किया गया। और हम चाहते यही हैं, सरकार से भी आपके मंच के द्वारा ये हमारी गुजारिश है कि वो ऐसे लोगों को बुलाए, हमारा यूथ अपनी बात कहे। अगर वो बात नहीं कह सकता है तभी देश में आग लगेगी। आप यूथ के साथ जुड़िए, उसके साथ बैठिए। यूथ को भी अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए कि मेरा राष्ट्र,
मेरा देश, मेरे लोग जो बड़े हैं मुझसे, उनको कैसे सम्मान करना है, वो उसकी जिम्मेदारी है। और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने यूथ को हाथ पकड़ करके एक नए देश की ओर ले जाएं। अगर हमने कहा कि मैं 70 साल तक केवल कवि सम्मेलन करूंगा, तो मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, क्योंकि वो बच्चे कहां जाएंगे। अगर आपने सिंहासन सही समय पर नहीं छोड़ा, तो आपको सिंहासन से उठाकर फेंक दिया जाएगा और फिर कब्जा कोई दूसरा करेगा। फिर आप दोषी दोगे कि हमारा यूथ, हमारे नए बच्चे असभ्य हो गए। यानी सही समय पर आपको अपनी जिम्मेदारी, अपना जो सिंहासन है, अपने जो कर्तव्य हैं, वो आगे ट्रांसफर कर देने चाहिए, हस्तांतरित कर देने चाहिए। बहुत ही खूब। और अब हम बढ़ते हैं अगले अपने कर्मठ युवा को आपसे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। जैसा कि आजाद साहब, हमने पहले भी जिक्र किया था कि हमने 2000 जब सीजन 2 आया, तब हमें लगा कि जो हमारे युवा हैं उनको भी एक पहचान चाहिए, क्योंकि अभी युवाओं की बात चल रही है। और वाकई में एक समय आता है जब हमें युवाओं को हस्तांतरित कर देना चाहिए। और मैं युवा रही तब मैंने भी चीजें कहीं ना कहीं देखी, आपने भी जैसा कि अभी अपने अनुभव साझा किए हमारे साथ में। तो हमने कर्मठ युवा सम्मान शुरू किया 2nd सीजन से। तो अब मैं इजाजत चाहूंगी कि क्या हम उनको बता सकते हैं? जी, अब मैं आप सभी के सामने राजस्थान की लोक संस्कृति को समर्पित एक युवा, ऊर्जावान और प्रतिभाशाली कलाकार, लोक संगीतकार, शोधार्थी, लेखक और आरोहण फाउंडेशन के संस्थापक, अनगिनत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने लोक सुरों का आप जादू बिखेर चुके हैं। डुअल गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप, अवार्ड विनिंग रिसर्चर मोहित मेहता। बहुत बहुत स्वागत मोहित, सामने आए मोहित। और अब मैं राजस्थान की पहली महिला ध्रुपद गायिका, पद्मश्री स्वर्गीय लक्ष्मण भट्ट तैलंग जी की सुपुत्री और शिष्या प्रोफेसर डॉक्टर मधु भट्ट तैलंग जी से आग्रह करूंगी कि वे आए और मोहित मेहता, जो कि राजस्थान की लोक संस्कृति को आगे लेकर जा रहे हैं, युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, उनको अपने हाथों से, कर कमलों से ये सम्मान दें। कर्मठ युवा सम्मान। अजमाल रकवर ने तलरा भवर थारा घोड़ा ने, अरे अरे रामा पीर थारा घोड़ा ने, घुमा दे रे रूणी जाम, हो थारो घोड़ो लागे प्यारो, दुनिया बोले जय जयकारो थारा घोड़ा ने, अरे रामा, अरे सच रामा, अरे रामा पीर थारा घोड़ा ने, घुमा दे रे रूणी जाम। हम मोहित की जो कंठ से निकलने वाले स्वर हैं, जो बहुत दूर तक जाते हैं, धुरों तक पहुंचते हैं, उनको भी अभी हम सुनेंगे। मैं इतना सा कहूँगा कि जब घर में कोई नया नया बच्चा जन्म लेता है और पहली बार जब वो बैठता है, तो जिस तरह से घर वालों को खुशी होती है, वो उसका उत्साह बढ़ाते हैं। फिर जब वो पहला कदम रखता है, तो वही खुशी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी अभी चलना शुरू किया है, पहला कदम रखा है। और पहले कदम पर ये आप सब लोगों का उत्साह वर्धन मेरे लिए एक दौड़ की उम्मीद है भविष्य में, कि मुझे बहुत अच्छा इसमें आगे करना है। आप लोगों का उत्साह है। और एक छोटी सी कहानी से अगर समय हो तो मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कि जैसे हमारी जो लोक संस्कृति है, वो अक्सर कहानियों से शुरू होकर कहानियों पर ही खत्म होती है। पूरा जीवन कहानियों से जुड़ा हुआ है हमारा। और आप सभी लोगों ने भी अपने दादा से, नाना से कोई कहानी सुनी होगी सभी। तो ऐसी एक कहानी जो मैं अपने लिए समर्पित करना चाहता हूँ कि एक बार एक जंगल में आग लगी। उस जंगल की आग को बुझाने के लिए सारे जानवर तालाब की तरफ दौड़े। शेर, हाथी, घोड़ा, हिरण, सभी, और अपने अपने स्तर पर उन्होंने प्रयास किया उस आग को बुझाने का। उसी जंगल में एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। उसके पेड़ को भी आग लगी, उसका घोंसला भी जला। वो चिड़िया वहां से उड़कर आई और अपनी चोंच में आग बुझाने के लिए पानी भरकर प्रयास करने लगी। तो वैसे ही जो भी जानवर सब प्रयास कर रहे थे, उसको देखकर बड़े आश्चर्य हुए। इतनी छोटी सी चिड़िया, इतनी छोटी सी चोंच, इतना सा पानी, इतनी बड़ी आग कैसे बुझेगी? तब उस चिड़िया ने जवाब दिया कि आग चाहे बुझे ना बुझे, लेकिन जब भी जंगल की इस आग की बात चलेगी, खबर चलेगी, तो इस चिड़िया का नाम सबसे पहले लिया जाए। क्या बात, वाकई में। मैं भी इसी प्रयास के लिए समर्पित हूँ कि ये जो आधुनिकता की एक आग बहुत जोरों से फैलने वाली है, पाश्चात्य संस्कृति जो हावी हो रहा है जी। तो उसी में हम एक छोटा सा संस्कृति का पानी कहीं ना कहीं उसमें डाल रहे हैं ताकि वो बुझे, बची रहे। तो इस प्रयास को आपने
सम्मानित किया, मैं सभी का बहुत नहीं बहुत मोहित, धन्यवाद करता आप हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जवाहर कला केंद्र के लोक रंग में अभी आप प्रस्तुति दे चुके हैं, कई बड़े बड़े मंचों पर आपकी प्रस्तुति हो चुकी है मोहित। बहुत ही उम्दा तरीके से आप अपनी संस्कृति को आगे लेकर जा रहे हैं जी। तो बस यही मैम एक प्रयास है कि हम लोक कलाओं को स्कूल्स तक, बच्चों तक हम इतना सा कर सकते हैं। हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि पूरी तरह से हम बच्चों को एकदम संस्कृति से जोड़ दें, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो एक संस्कृति का सम्मान करे। जब कोई आदमी साफा पहन के निकले बूढ़ा तो उसके ऊपर हंसे ना जी, उसकी धोती को खींचे ना कि क्या पहन लिया तूने। तो हम्म, वो हमारा प्रयास है कि देखे तो एक रेस्पेक्ट, क्योंकि वो मैं अंदर से फील करता हूँ। मेरे दादाजी पहनते, हाँ। पिताजी लोग भूल गए धोती पहनना, जी। तो मैंने दादाजी से सीखी। तो दादाजी इतने खुश हुए, आप मानेंगे, दादाजी और मेरा कुछ अलग ही संबंध हो गया। वो मुझे सिखाए कि बेटा ऐसे पहनना, ऐसे पहनना, ये ऐसे पहनना, साफा पहनना, यूं पहनना। तो उनको देख देख के मैंने सीखा। और ये जो मूछें मैंने रख रखी ये भी उन्हीं को देख के। मैंने कहा मूछों के पीछे क्या कारण है, क्योंकि संस्कृति से हर एक चीज का जुड़ाव है, मूछों का, कान की बालियों का, साफे का, पहनावे का। तो उसको मैंने अनुभव करने की कोशिश की कि क्या सच में आप संस्कृति से जुड़ते हैं, मतलब पोशाक पहन के। तो हाँ, मैंने महसूस किया कि आप जैसा कपड़ा पहनेंगे वैसा आप हो जाएंगे। तो ये एक प्रयास है। मोहित, आप बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा प्रेरणादायी बन रहे हैं लोगों के लिए। हमारी शुभकामनाएं। और बतियन की गली का यही प्रयास है कि सच्चे कलाकार को हम आगे लाने का प्रयास करें, और इसी प्रयास में मोहित आज आप सामने हैं। और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह से निरंतर अनवरत कार्य करते रहें, बढ़ते रहें। बहुत बहुत आभार, आशीर्वाद बना रहे आप सभी का, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मोहित। और क्या हम आपके कंठ से कोई स्वर लग सकते हैं? अभी कुछ संभव है? मैं कोशिश कर सकता हूँ, तैयार नहीं हूँ। हम आपकी कोशिश को चिड़िया की तरह ले लें। बिल्कुल वैसे ही लीजिएगा, क्योंकि मैम सामने है, सम्मुख है। तो जैसे बाबा रामदेव जी महाराज हैं, तो उन्हीं का एक छोटा सा भजन है जो हमारी तरफ बहुत चलता है। अजमाल रा कंवर नेत्र भवर थारा घोड़ा ने, हरे रामा पीर थारा घोड़ा ने। तो वो मैं कोशिश करता हूँ। हे रामा समाव जो निज कलयुग में है करूस, हे अज करूं अजमाल रा होर मरो, हेलो सामल जो हुजूर। बहुत ही अजमाल रा कंवर ने तलरा भवर थारा घोड़ा ने, थोड़ी तालियां दे। अजमाल रा कंवर ने तलरा भवर थारा घोड़ा ने, अरे रामा, अरे सच रामा, अरे रामा पीर थारा घोड़ा ने, घुमा दे रे रूणी जा में, अरे रामा पीर थारा घोड़ा ने, घुमा दे रे रूणी जा में। अजमाल रा कंवर ने तलरा भवर थारा घोड़ा ने, अरे रामा पीर थारा घोड़ा ने, घुमा दे रे रूणी जा में। ओ थारो घोड़ो लागे प्यारो, दुनिया बोले जय जयकारो थारा घोड़ा ने, अरे रामा, अरे सच्चा रामा, अरे रामा पीर थारा घोड़ा ने, घुमा दे रे रूणी जा में। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो, हमारी आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। और अब मैं एक बार फिर से हमारी मधु दीदी को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी, जो हमारे गेस्ट हैं अमित तिवारी आजाद साहब, के उनको हमारी जो स्मृति चिन्ह है वो प्रदान करें। और साथ ही साथ नीता उपाध्याय मैम, जो हमारी संरक्षक है, ओरियन ग्रीन्स की आप हेड हैं, उनको भी मैं बुलाना चाहूंगी। गगन भाई, आप भी आ जाएं, क्यूरियो के हेड। ये जो आप देख रहे हैं श्रीनाथ जी के, ये मृदुल एंड रोहन कंपनी की सौजन्य से हमें मिली है। नीता उपाध्याय जी पर्यावरणविद हैं। और ये नीता उपाध्याय जी पर्यावरणविद हैं, और नीता उपाध्याय जी के सौजन्य से हमें एक सकारात्मक ऊर्जा आप अपने घर लेकर जाएं, ये हमारी कोशिश होती है। अमित तिवारी आजाद साहब कवि, इनको बतियन की गली की तरफ से ये एक सकारात्मक ऊर्जा आपके घर के लिए। आशीर्वचन करवा दो मैडम के 2 मिनट। बहुत अच्छा फंक्शन हुआ है जी जी, इसमें होता नहीं है हमारे राजस्थान फोरम में। हाँ, और मैं नीता उपाध्याय मैम से आग्रह करूंगी, मधु दी राजस्थान फोरम की तरफ से आज प्रोफेसर डॉक्टर मधु भट्ट तेलंग जी आज पधारे हैं, और मैं नीता उपाध्याय मैम से आग्रह है कि ये सेम सकारात्मक ऊर्जा
मधुदी अपने घर लेकर जाएं और बतियन की गली की तरह महकता रहे ये आपके घर में। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं सभी का ध्यान अपनी ओर फिर से खींचना चाहूंगी। जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी चीज बिना किसी के सहयोग के संभव नहीं हो पाती है। इसी जो बतियन की गली सिप ऑफ आर्ट सीजन 4 आपके समक्ष आ पाया है, उसमें क्यूरियो, राजस्थान फोरम, टी ट्रेडिशन कैफे हमारे हॉस्पिटैलिटी पार्टनर के रूप में आए। दीपक सर आ जाएं, दीपक मटोलिया जी सामने आ जाएं। मृदुलैंड रोहन कंपनी, ओरियन ग्रुप, इनका हमें बहुत बहुत सहयोग मिला। साथ ही साथ पेट्रन संरक्षक के रूप में पंडित विश्वमोहन भट्ट जी, सर्वेश भट्ट जी जो कि कला समीक्षक हैं, रेशमा खान जी, जब कर्मठ युवा सम्मान की बात आई तो रेशमा खान मैडम जो कि आकाशवाणी से भी रिटायर है, उन्होंने अपना सहयोग हमें दिया, और नीता उपाध्याय जी। आप सभी से आग्रह, संरक्षक के रूप में आपने हमें जो सहयोग दिया, कृपया मंच पर आएं। और इसी के साथ क्यूरियो के हमारे गगन भाई, नीता मैम सामने आ जाएं, दीपक जी सामने आ जाएं, डॉक्टर कपिल शर्मा, हमारी टीम मेंबर से मैं आपको रूबरू करवाती हूँ, राजेश कुमार सोनी जी। राजेश कुमार सोनी जी कला से काफी समय से जुड़े हुए हैं और बतियन की गली सीजन 4 के सीजन 2 से जुड़े हुए हैं, मानस सदस्य हैं। शबाना खान जी, अमन, गुरु और प्रशांत शर्मा, ये हमारे सभी मानस सदस्य हैं, हमारे मेंबर हैं। इन सभी के लिए जोरदार तालियां बनती हैं। इनके बिना बतियन की गली आप तक पहुंचना संभव नहीं है। और मैं प्रियदर्शनी मिश्रा, आपके लिए भी तालियां हो। बहुत बहुत आभार। और अब मैं आप सभी से एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहूंगी। बतियन की गली फेसबुक पर, इंस्टा पर, यूट्यूब पर है। आप इसके माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आगे के जो कार्यक्रम है उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप में से कोई सदस्य के रूप में या संरक्षक के रूप में हमसे जुड़ना चाहे तो भी आपका हम स्वागत करते हैं और तहे दिल से हाथ फैलाकर आपका स्वागत करते हैं कि संरक्षक के रूप में अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो हमारा इस कार्यक्रम को हम और आगे लेकर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े, इस शाम को खूबसूरत बनाने के लिए। आज अमित तिवारी आजाद साहब हमारे बीच में आए, सर उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल, कैसा लगा आज आपको यहाँ आकर? आपकी जो एक मलाल था जीवन में वो पूरा हो गया आज? देखिए, मंच तो मैंने बहुत किए, कम से कम मेरी लाइफ में जो मंचों की बात करूं तो 400 से 500 मंच मैं कर चुका हूं जी। लेकिन जो वास्तविक सम्मान साहित्यकार का होता है वो मंच आज मुझे मिला है। मैं आपसे एक दरखास्त और करना चाहता हूँ कि जाते जाते मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ की रचना जी मैं मेरे सम्मुख जो है मेरी माँ स्वरूप में कुछ बैठी हुई हैं माताओं को मैं समर्पित करना चाहूँगा, क्योंकि जा रहा हूँ तो ये माँ की रचना। आप जा नहीं रहे हैं, आप आ रहे हैं। हाँ, अब क्योंकि अब इस सेशन से तो जा रहा हूँ। क्या है कि मेरी नज़र में माँ जो आज का जो दौर गुजरा है, मैंने कई सारे घटनाओं को मैं देखता रहता हूँ। कहीं लंदन से आके बच्चा अपनी माँ को छत से नीचे फेंक देता है, कहीं एक दो बच्चों की माँ एक बेटे से कहती है तो बेटा फोन नहीं उठाता है, दूसरा कहता है कि ये मेरी पड़ोसन है, मैं नहीं जानता हूँ। इन घटनाओं को सुनने के बाद माँ पे मैंने कई सारी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन ये रचना जो है मेरे दिल के समीप है। जीवन में अगर आपको माँ ने जन्म देकर पाल पोस कर इस लायक न बनाया होता कि आप जैसे संस्कारी व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये यूथ हैं जिन्होंने संस्कृति के लिए अपना बीड़ा उठाया है, आप नारी शक्ति होकर के जिस तरह से साहित्य के लिए काम कर रहे हैं, ये माताएं हमारे सामने बैठी हुई हैं जिन्होंने अपना परचम लहराया है। हम क्या थे? एक मांस के लोथड़े थे जिन्हें झाड़ियों में फेंक दिया जाता या पालने में फेंक दिया जाता या किसी ऐसी जगह फेंक दिया जाता जहां पर हम मर्डर करना, आतंकवादी स्थिति में पहुंच जाते। क्या हो जाते? एक माँ बालक की प्रथम शिक्षिका होती है। तब ये गीत लिखा मैंने
कि अगर मान दी जिंदगानी न होती, अगर मान दी जिंदगानी न होती, तो दुनिया में अपनी कहानी न होती, और दुआओं की कोई रवानी न होती, दुआओं की कोई रवानी न होती, अगर मान दी जिंदगानी न होती। और माँ क्या कुर्बानी देती है कि लहू सींच कर गर जिलाया न होता, जो अमृत जिगर का पिलाया न होता, जो संतों फकीरों के दर दर भटक कर, जो संतों फकीरों के दर दर भटक कर के आशीष उनका दिलाया न होता, तो दुनिया ये अपनी दीवानी न होती, अगर मान दी जिंदगानी न होती। और पल जाइए बचपन में कि देखिए बोल रहा हूं कि लगा तेल मालिश न लोरी सुनाती, लगा तेल मालिश न लोरी सुनाती, न जिद पे हमें गर खिलौने दिलाती। जब माँ बाजार में निकलती है, 3 साल का बच्चा उसके साथ जाता है, तो वो चाहे सब्जी ना ले एक, लेकिन बच्चा जब जिद करता है, लौट जाता है, तो उसके वो खिलौना जरूर दिलाएगा। लगा तेल मालिश न लोरी सुनाती, न जिद पे हमें गर खिलौने दिलाती, जो खुद गीले बिस्तर पे सोती रही थी, जो खुद गीले बिस्तर पे सोती रही थी, मगर अपने बच्चों को मलमल बिछाती, सुबह की पवन वो सुहानी न होती, अगर मान दी जिंदगानी न होती। और उस गीत का आखिरी बंद है कि पकड़ दोनों उंगली चलाया थमाने, पकड़ दोनों उंगली चलाया थमाने, प्रथम बोलना भी सिखाया थमाने, प्रथम बोलना भी सिखाया थमाने, और कहीं खेलने में लगी चोट हमको, कहीं खेलने में लगी चोट हमको, तो अश्कों का दरिया बहाया थमाने, हाँ अश्कों का दरिया बहाया थमाने। और जो ये जंग जीती जवानी न होती, अगर मान दी जिंदगानी न होती। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत। और कितनी खूबसूरती से हम आपको ये कहेंगे कि आज आपने वाकई में इस मंच को, इस जगह को, इस बतिन की गली को साकार कर दिया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आप सभी कला मर्मज्ञों का, सृजनकारों का। आप यहाँ पर आए, फिर अगले महीने फिर मुलाकात होगी 3रे एपिसोड में, बतियन की गली ऑफ आर्ट सीजन 4 के एपिसोड 3 में। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि। अजमाल रकवर ने तलरा भवर थारा घोड़ा ने, अरे अरे रामा पीर थारा घोड़ा ने, घुमा दे रे रूणी जाम में, हो थारो घोड़ो लागे प्यारो, दुनिया बोले जय जयकारो थारा घोड़ा ने, अरे रामा, अरे सच रामा, अरे रामा पीर थारा घोड़ा ने, घुमा दे रे रूणी जाम में।